हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है साइंस कैंपस ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे अपन, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। इस चैप्टर के पिछले भाग में, पिछले वीडियो में हमने प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ लिया था, खत्म कर चुके थे इसे, और रक्त के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। रक्त के बारे में हमने पढ़ा था, रक्त क्या होता है, हमारे अंदर क्या कार्य करता है और इसका संगठन क्या है। तो रक्त के बारे में हमने बताया था कि जो रक्त है वो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, गहरे लाल रंग का होता है, प्रकृति गाढ़ा तरल होता है, जो हमारे शरीर के अंदर रक्त वाहिनियों में बहता है और विभिन्न पोषक तत्वों, हार्मोनों, उत्सर्जी पदार्थों और इसके अलावा विभिन्न गैसों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। संगठन में हमने बताया था कि रक्त के संगठन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें नंबर 1 है प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में हमने बताया था आपको कि रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं भाई, प्लाज्मा कहते हैं, जो आंतों द्वारा अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। और रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो रक्त के ठोस या गाढ़े भाग का निर्माण करती हैं, सजीव होती हैं। इन्हें ये 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 लाल रक्त कणिका या आरबीसी, जो हमारे शरीर में विभिन्न गैसों का परिवहन करती है और विनिमय करती हैं। नंबर 2 श्वेत रक्त कणिकाएं या डब्ल्यूबीसी, जो शरीर के अंदर या शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे बनाती है या शरीर की रोगों से रक्षा करती है, हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। और तीसरी स्टूडेंट्स हमने इसमें पढ़ा था बिंबाणु या प्लेटलेट्स। ये जो कोशिकाएं हैं, रक्त कोश कणिकाएं हैं, ये रक्त स्राव वाले स्थान पर रक्त का थक्का बना देती है और बहते हुए रक्त को बहने से रोकती है। स्टूडेंट्स, आज इसमें पढ़ेंगे अपन ब्लड ग्रुप्स या रक्त समूह के बारे में। रक्त समूह एक वैज्ञानिक हुए थे स्टूडेंट्स, कार्ल लैंड स्टीनर। नाम याद रखना है आपको कि जो रक्त समूह का वर्गीकरण किया था वो इन्होंने किया था। नाम याद रखना है आपको, कार्ल लैंड स्टीनर। इन्होंने सन 1901 में जो रक्त है उसे 4 समूहों में विभक्त किया था, 4 भागों में बांटा था। कार्ल लैंड स्टीनर ने जो ये ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया था या रक्त समूहों का जो बंटवारा किया था, वो रक्त में पाए जाने वाले 2 प्रकार के प्रतिजन, जो रक्त के अंदर जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं आरबीसी, इनकी सतह पर पाए जाते हैं। अब प्रश्न आता है, आरबी की सतह पर पाए जाने वाले वो 2 प्रतिजन कौन कौन से हैं? तो उनमें से एक तो है वही प्रतिजन ए और दूसरा है प्रतिजन बी। ये 2 प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं रक्त की आरबीसी पर, ठीक है ना, एक प्रकार के प्रोटीन ही है ये। तो जो ये प्रतिजन है, प्रतिजन ए और बी, इनकी उपस्थिति के आधार पर ही जो रक्त की आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं, इनकी उपस्थिति के आधार पर ही जो कार्ल लैंड स्टीनर थे, इन्होंने सन 1901 में रक्त को 4 वर्गों में बांटा था। याद रखना है हमको, रक्त के वो 4 वर्ग कौन से हैं। यदि रक्त वर्गों की अपन बात करें तो इनकी उपस्थिति के आधार पर जो 4 वर्ग बनाए थे कार्ल लैंड स्टीनर ने, वो थे रक्त वर्ग ए, रक्त वर्ग बी, रक्त वर्ग ए बी और रक्त वर्ग ओ। हमने अभी अभी आपको बताया है कि जो ये रक्त वर्ग बनाए थे, रक्त के जो वर्गीकरण किया था कार्ल लैंड स्टीनर ने, वो आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले जो ये 2 प्रतिजन है इनके आधार पर किया था। यदि अब पूछ लिया जाए कि कौन से रक्त वर्ग में कौन सा प्रतिजन पाया जाता है, तो रक्त वर्ग का नाम ही निर्धारण करता है भाई कि उसके अंदर कौन सा प्रतिजन उपस्थित है। जैसे नाम से पता लग रहा है रक्त वर्ग ए क्यों है ये, क्योंकि इसके अंदर प्रतिजन कौन सा पाया गया होगा, ए। मतलब प्रतिजन ए वाले रक्त को उन्होंने कौन सा ब्लड ग्रुप बना दिया, रक्त वर्ग ए। रक्त वर्ग बी के अंदर कौन सा प्रतिजन है, बी। रक्त वर्ग ए बी के अंदर ए और बी दोनों ही। और रक्त वर्ग ओ, जिसे प्रारंभ में शून्य वर्ग कहा जाता, शून्य वर्ग क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई भी प्रतिजन उपस्थित नहीं होता है, अब इसे रक्त वर्ग ओ कहा जाता है। तो कार्ल रक्त समूह के बारे में आपसे जो प्रश्न पूछेगा वो क्या पूछेगा, रक्त समूह की या रक्त वर्गों की खोज किसने की थी? तो किसने की थी, आपको याद रखना है, कार्ल लैंड स्टीनर ने। कब की थी? 1901 में। उसके बाद
कार्ल एंड स्टीनर ने रक्त समूह का जो वर्गीकरण किया था वो कैसे किया था? तो याद रखना है एक लाइन केवल कि रक्त की जो आरबीसी होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, इनकी सतह पर दो प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो दो प्रतिजन? प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। इनकी उपस्थिति के आधार पर ही कार्ल एंड स्टीनर ने रक्त को कितने वर्गों में बांटा था भाई? 4 वर्गों में। रक्त के 4 वर्ग कौन कौन से हैं? रक्त वर्ग ए, रक्त वर्ग बी, रक्त वर्ग ए बी और रक्त वर्ग ओ। ठीक है, अब रक्त वर्ग का नाम का निर्धारण प्रतिजन के आधार पर ही किया गया था, यहां हम आपको बता रहे हैं। तो इससे हमें यह भी पता लग गया कौन से रक्त वर्ग में कौन सा प्रतिजन उपस्थित होगा। तो रक्त वर्ग ए है तो प्रतिजन भी कौन सा होगा? ए। कोई दिक्कत इसमें? रक्त वर्ग बी है तो प्रतिजन कौन सा होगा? बी। यहां रक्त वर्ग नाम ए भी है तो प्रतिजन ए और बी दोनों। रक्त वर्ग ओ है, ओ को पहले शून्य कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी प्रतिजन उपस्थित नहीं होता है। जो ये उन्होंने कार्ल एंड स्टीनर ने जो ये रक्त समूह का वर्गीकरण किया था, तो ये 4 रक्त समूह बनाए थे। स्टूडेंट्स याद रखना है इस रक्त वर्गों के वर्गीकरण को ए बी हो रक्त समूहीकरण भी कहा जाता है। क्या भी कहा जाता है भाई इसे? एबीओ रक्त समूहीकरण। तो यदि आपसे ये पूछ ले एबीओ रक्त समूहीकरण क्या है, एबीओ रक्त समूहीकरण से आप क्या समझते हैं, तो वैज्ञानिक कार्ल एंड स्टीनर ने सन 1901 में जो रक्त की आरबीसी है, आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले 2 प्रकार के प्रतिजन, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी की उपस्थिति के आधार पर रक्त को 4 वर्गों में विभाजित किया था। रक्त वर्ग ए, रक्त वर्ग ए बी, रक्त वर्ग बी, रक्त वर्ग ए बी और रक्त वर्ग ओ। इस व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है भाई? एबीओ रक्त समूहीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट्स बाद में सन 1940 में कार्ल एंड स्टीनर के साथ साथ एक और वैज्ञानिक थे भाई वीनर, मतलब वीनर और कार्ल एंड स्टीनर। इन्होंने रक्त के बारे में जानते हुए एक चीज खोजी। वो क्या थी? इन्होंने पता लगाया कि जो ये आरबीसी की सतह है, जो रक्त है, इसके अंदर प्रतिजन ए और प्रतिजन बी के अतिरिक्त एक और प्रतिजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? ए और बी प्रतिजन तो होते ही हैं। 1940 में कार्ल एंड स्टीनर के साथ किसने? वीनर नामक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि रक्त में ए और बी प्रतिजन के अतिरिक्त एक और प्रतिजन पाया जाता है। इस प्रतिजन की जो इन्होंने खोज की थी वो बंदर की एक प्रजाति है। याद रखना, 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है वो आपसे, मकाका रीसा। बंदर की इस प्रजाति के अंदर इन्होंने इस तीसरे प्रकार के प्रतिजन का पता लगाया था, जिसे इस बंदर के अंदर खोजे जाने के कारण RH फैक्टर या RH कारक नाम दिया गया। तो यदि तुमसे पूछ ले RH कारक क्या है, तो यह एक प्रतिजन है भाई, और याद रखना है 417 एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है ये। प्रारंभ में हमने बताया था कि जो ये रक्त में ये प्रतिजन पाए जाते हैं एक प्रकार के प्रोटीन ही है, और प्रोटीन एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं, पॉलीमर होते हैं, हमने बताया था आपको। तो RH कारक जो प्रतिजन है ये 417 एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। तो आपसे पूछ ले RH कारक क्या है, तो RH कारक क्या है? सन 1940 में कार्ल एंड स्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने क्या पता लगाया था कि रक्त के अंदर प्रतिजन ए और बी के अतिरिक्त एक और प्रतिजन पाया जाता है, जिसकी खोज इन्होंने मकाका रीसस नामक बंदर की प्रजाति में की थी। इस प्रतिजन को ही क्या नाम दिया गया था भाई? RH कारक कहा जाता है या RH कारक नाम दिया जाता है। ठीक है भाई, अब इस RH कारक की बात करें तो जो ये RH कारक होता है ये किसी व्यक्ति के रक्त में तो प्रेजेंट हो सकता है या एब्सेंट भी हो सकता है। मतलब रक्त के अंदर यदि यह उपस्थित है, आरबीसी की सतह पर यदि यह उपस्थित है, तो फिर उस रक्त को कहा जाता है भाई RH धनात्मक या RH पॉजिटिव। रक्त क्या कहलाएगा? RH पॉजिटिव या RH धनात्मक। और यदि आरबीसी पर यह RH प्रतिजन उपस्थित नहीं है तो फिर रक्त क्या कहलाएगा भाई? RH नेगेटिव या RH ऋणात्मक कहलाता है। अब जो ये RH कारक जो होता है यह 5 प्रकार का होता है, ये भी याद रखना है अपन को। RH कारक कितने प्रकार का होता है भाई? 5 प्रकार का।
कौन कौन से होते हैं? देखो इसके 5 प्रकार। एक होता है इसमें RH-D, एक होता है इसमें RH-E, एक होता है इसमें RH-e, एक होता है इसमें RH-C और एक होता है RH-c। तो यदि आपसे पूछ ले RH कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो RH कारक होते हैं भाई 5 प्रकार के। कौन कौन से हैं इसके 5 प्रकार के? तो इनके नाम याद रखने हैं हमको। RH-D, RH-E, RH-e, RH-c और RH-c। ठीक है भाई। इनमें से भी जो ये RH-D होता है, यह कारक या यह RH कारक सर्वाधिक प्रतिरक्षाजनी होता है। तो पूछ लिया जाए आपसे सर्वाधिक प्रतिरक्षाजनी कौन सा RH कारक होता है, तो याद रखना है RH-D सर्वाधिक प्रतिरक्षाजनी होता है। और एक चीज, इस प्रश्न को वो आपसे इस नाम से पूछ सकता है, जैसे हमने यहां बताया था रक्त वर्गों के वर्गीकरण को क्या भी कहा जाता है भाई? एबीओ रक्त समूहीकरण। ऐसे ही इस व्यवस्था को कहा जाता है RH समूहीकरण। RH समूहीकरण से आप क्या समझते हैं? तो RH समूहीकरण क्या हो जाएगा भाई? कार्ल स्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने सन 1940 में आरबीसी की सतह पर प्रतिजन ए और बी के अतिरिक्त एक और प्रतिजन की खोज की थी, जिसे RH कारक कहा जाता है। इस RH कारक की खोज मकाका रिसस नामक बंदर की प्रजाति में की गई थी। यदि आरबीसी की सतह पर यह प्रतिजन उपस्थित है तो रक्त को RH धनात्मक कहा जाता है, और यदि आरबीसी की सतह पर यह प्रतिजन अनुपस्थित है तो रक्त को RH ऋणात्मक कहा जाता है। यही व्यवस्था क्या कहलाती है भाई? RH समूहीकरण कहलाती है। ठीक है भाई। अब इसमें अपन एक चीज देखेंगे, ये तो ही एबीओ समूहीकरण से आप क्या समझते हैं और RH समूहीकरण से आप क्या समझते हैं। अब रक्त समूह जो संतति पीढ़ी में बनते हैं, वो रक्त समूह उन्हें पैतृक या जनक पीढ़ी से प्राप्त होते हैं। और हमने बताया था कि जो लक्षण होते हैं, प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण करने वाला कारक जीन होता है। मतलब रक्त समूह का भी नियंत्रण किसके द्वारा होगा भाई? जीन के द्वारा। ठीक है ना। यहां हम इन रक्त समूह का नियंत्रण करने वाले जो जीन हैं उनके विकल्पियों के बारे में पढ़ेंगे। रक्त समूहों का नियंत्रण करने वाले जीन के विकल्पी। तो स्टूडेंट्स, रक्त समूह का नियंत्रण जिस जीन के द्वारा किया जाता है, उस जीन के 3 विकल्पी होते हैं भाई। कौन कौन से हैं? जो ये विकल्पी हैं इनको याद रखना है आपको। एक है IA, एक है IB और एक है I0, या इसे अपन दर्शाते हैं स्मॉल i से। ये हैं रक्त समूह का नियंत्रण करने वाले जीन के विकल्पी। तो एक तो आपसे यही पूछ ले कि रक्त समूह का नियंत्रण करने वाले जीन के विकल्पी कौन कौन से हैं, कितने हैं। सबसे पहले तो यही याद रखना है कि इसके विकल्पी होते हैं 3। कौन कौन से? IA, IB, I0 या स्मॉल i। इनमें से कौन सा विकल्पी कौन से प्रतिजन का निर्माण करता है? तो याद रखना, क्योंकि प्रतिजन ही तो रक्त समूह का निर्धारण करेगा। तो जो ये IA है, विकल्पी के नाम से ही पता लग रहा होगा आपको कि जो IA विकल्पी होता है, ये प्रतिजन A का निर्धारण करता है या निर्माण करता है संतति के अंदर। ये जो IB है, ये प्रतिजन B का निर्धारण करता है, और ये जो IO 0 है, ये किसी भी प्रतिजन का निर्धारण नहीं करता है। IA और IB क्रम से A और B प्रतिजन का निर्माण करते हैं, इसलिए जो ये दोनों विकल्पी हैं भाई, इन्हें तो कहा जाता है प्रभावी जीन या प्रभावी विकल्पी। प्रभावी विकल्पी। और जो ये IO या स्मॉल i है, जो किसी भी प्रतिजन का निर्धारण नहीं करता है, इसे अप्रभावी विकल्पी कहा जाता है। ठीक है। सिंपल सी चीज है जो हमने आपको बताई है अभी अभी। संतति पीढ़ी में जो ये रुधिर वर्गों का नियंत्रण होता है या रुधिर वर्गों का निर्माण होता है, इसका नियंत्रण जो जीन करता है, उस जीन के कितने विकल्पी होते हैं और वो विकल्पी कौन कौन से हैं। तो रक्त वर्गों का नियंत्रण करने वाले जो जीन हैं, उसके 3 विकल्पी होते हैं। कौन कौन से? IA, IB
I0 या स्मॉल i। ठीक है, इनमें से भी जो ये विकल्पी है IA, ये प्रतिजन A का निर्धारण करता है, IB प्रतिजन B का निर्धारण करता है, इसलिए इन दोनों को प्रभावी विकल्पी कहा जाता है। जबकि जो I0 या स्मॉल i है, ये किसी भी प्रतिजन का निर्धारण नहीं करता है, इसलिए इसे अप्रभावी विकल्पी कहा जाता है। तो इसका जो संयुग्मजी जीन है, जैसे संयुग्मजी बनेगा डबल स्मॉल i, या अपन इसको ऐसे कह सकते हैं। तो ये जो संयुग्मजी प्रभाव है इस विकल्पी का, इस विकल्पी के संयुग्मजी प्रभाव का ही परिणाम क्या है भाई? रक्त वर्ग O है। जब समयुग्मजी डबल स्मॉल i हो तो उसके द्वारा ही रक्त वर्ग O का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, आगे इसमें देखेंगे भाई हम, जो ये रक्त वर्ग बनते हैं संतति पीढ़ी में, जिसका नियंत्रण इस जीन के इन तीनों विकल्पियों द्वारा किया जाता है, तो उन रक्त वर्गों का जीन प्रारूप क्या होता है? तो यदि आपसे पूछ ले कि रुधिर वर्गों के मनुष्य में रुधिर वर्गों के जीन प्रारूप कौन कौन से होते हैं? जीन प्रारूप ये तो विकल्पी हैं भाई, याद रखना। जीन प्रारूप जैसे हमने मेंडल के नियम पढ़े थे, ये जीन प्रारूप है। जो समयुग्मजी लंबे को दर्शाता है ये जीन प्रारूप है, जो विषमयुग्मजी लंबे को दर्शाता है ये जीन प्रारूप है, जो समयुग्मजी बौने को दर्शाता है ये है जीन प्रारूप। तो ऐसे ही यदि हम मनुष्य में रुधिर वर्गों के जीन प्रारूप की बात करें तो वो सीधी सी बात है, इन विकल्पियों से ही तो बने। जैसे यहां विकल्प यही तो थे, ये दो प्रकार के विकल्पी थे जिनसे ये जीन प्रारूप तैयार हुए थे। तो यदि यहां हम रुधिर वर्गों के जीन प्रारूप की बात करें कि कौन से रक्त वर्ग का जीन प्रारूप कौन सा होता है, या कौन से जीन प्रारूपों का परिणाम कौन सा रक्त वर्ग होता है, उसकी बात करें यहां, तो रुधिर वर्गों के जो जीन प्रारूप होते हैं मनुष्य में वो 6 प्रकार के होते हैं भाई, याद रखना। रुधिर वर्गों के जीन प्रारूप कितने प्रकार के होते हैं मनुष्य में? 6। कौन कौन से? जैसे यहां हम लिखेंगे एक तरफ तो रक्त वर्ग और दूसरी तरफ लिखेंगे इस रक्त वर्ग के जीन प्रारूप। जैसे रक्त वर्ग ए है भाई, अब रक्त वर्ग ए मतलब प्रतिजन ए, प्रतिजन ए मतलब विकल्पी IA। तो ये जो रक्त वर्ग है इसका जीन प्रारूप हो सकता है IA मतलब समयुग्मजी IA जो है उसके द्वारा किसका निर्माण होगा? रक्त वर्ग ए का, या यह किसका जीन प्रारूप है? रक्त वर्ग ए का। इसके अलावा IA स्मॉल i, ये जो जीन प्रारूप है ये भी कौन से रक्त वर्ग का जीन प्रारूप है भाई? ए का, जिसमें ये प्रभावी है और ये अप्रभावी। ठीक है, इसका मतलब रक्त वर्ग ए जो है उसके कितने जीन प्रारूप हो गए? 2। कौन कौन से? IA या IA स्मॉल i। ऐसे ही यदि अपन बात करें रक्त वर्ग बी की, तो रक्त वर्ग बी के जीन प्रारूप क्या होंगे भाई? समयुग्मजी IB ये इसका जीन प्रारूप होगा। इसके अलावा IB स्मॉल i। तो रक्त वर्ग बी के भी कितने जीन प्रारूप हो गए भाई? 2 हो गए, समयुग्मजी IB और IB स्मॉल i। ऐसे यदि बात करें अपन रक्त वर्ग AB की, तो इसका जीन प्रारूप दोनों प्रकार के प्रतिजन उपस्थित होने चाहिए, मतलब ये भी विकल्पी होगा और ये भी होगा प्रभावी रूप से ही IA IB। केवल यही जीन प्रारूप होगा इसका एक ही। ये रक्त वर्ग AB का जीन प्रारूप है IA और IB। और ऐसे ही अभी हमने बताया था रक्त वर्ग O, इसका जो जीन प्रारूप होता है वो होता है समयुग्मजी स्मॉल i। तो यदि इनको देखें अपन तो इन दो रक्त वर्ग A और B जो है इसके तो जीन प्रारूप होते हैं 2-2, तो टोटल हो गए 4। एक जीन प्रारूप हो गया किसका? AB का, और एक जीन प्रारूप हो गया किसका? O का। इसलिए जो ये मनुष्य में रुधिर वर्गों के जीन प्रारूप की बात कर रहे थे हम, तो आपको याद रखना है मनुष्य में रुधिर वर्गों के 6 प्रकार के जीन प्रारूप पाए जाते हैं या बनते हैं। कौन कौन से हैं भाई वो 6 प्रकार के? तो रक्त वर्ग जो ए है, विकल्पी हम पढ़ाई चुके हैं इसलिए पहले, इन विकल्पियों से ही जीन प्रारूप बनेंगे। विकल्पी 3 बताए थे हमने आपको, IA IB I0 या स्मॉल i।
अब इनके प्रारूप तैयार हो रहे हैं भाई। तो रक्त वर्ग ए का जीन प्रारूप कौन कौन सा हो सकता है? समयुग्मजी IA या IA स्मॉल i, दो प्रकार के जीन प्रारूप हो सकते हैं इसके। रक्त वर्ग बी का जीन प्रारूप क्या हो सकता है? समयुग्मजी IB या IB स्मॉल i, ठीक है। रक्त वर्ग AB, इसका जीन प्रारूप क्या हो सकता है? IA IB। और रक्त वर्ग O कौन से जीन प्रारूप का परिणाम है? तो हमने यहीं बता दिया आप, स्मॉल i है, अप्रभावी विकल्पी जो है, इसका परिणाम होता है रक्त वर्ग O। तो ये 6 प्रकार के जीन प्रारूप याद रखने हैं आपको। और रुधिर वर्ग का नियंत्रण करने वाले जीन के ये 3 प्रकार के विकल्पी होते हैं। इनमें से IA और IB प्रभावी है, जो क्रमशः प्रतिजन A और प्रतिजन B का निर्माण करते हैं, और I0 या स्मॉल i अप्रभावी है, जो किसी भी प्रतिजन के निर्माण में भाग नहीं लेता। स्टूडेंट्स, अब अपन चर्चा करेंगे यहां कि इन रक्त वर्गों और RH कारक की आवश्यकता कहां होती है। तो कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, चोट लग जाती है जिसमें अधिकांश रक्त बाहर निकल जाता है, तो रोगी को रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है, जिसके अंदर उस रोगी को किसी अन्य व्यक्ति का रक्त चढ़ाया जाता है। तो रक्त चढ़ाने की जो ये प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में इन रक्त वर्गों, रुधिर वर्गों और RH कारक का ही उपयोग किया जाता है। याद रखना है कि उस प्रक्रिया में यदि हम देखें कौन से ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को कौन से ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है या किससे रक्त लिया जा सकता है। यहां हम चर्चा क्या कर रहे हैं भाई कि ब्लड ग्रुप है ABO। ये जो ब्लड ग्रुप है, ये कौन से ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को इनका रक्त चढ़ाया जा सकता है और कौन से ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों से इनको रक्त चढ़ाया जा सकता है। इनका किनको चढ़ाया जा सकता है और इनको किनका चढ़ाया जा सकता है। तो जो ये रक्त लेने देने या रक्तदान की जो प्रक्रिया होती है, जिसमें रक्त वर्गों का मिलान किया जाता है, उस प्रक्रिया को यहां अपन एक आरेख द्वारा समझेंगे। देखिए बिल्कुल आसानी से आपको क्या याद रखना है, बस आपको याद रखना है कि जब रक्तदान की क्रिया होती है तो उस क्रिया में ऐसे व्यक्ति का रक्त नहीं चढ़ाया जाता है जिसके कारण ग्राही जो होता है उसके अंदर कोई असमान प्रतिजन पहुंच जाए। याद रखना है भाई, असमान प्रतिजन नहीं पहुंचना चाहिए ग्राही के अंदर। जैसे उसका यदि ब्लड ग्रुप A है, मतलब उसके अंदर A प्रतिजन है, तो आपको वही ब्लड ग्रुप उसके अंदर चढ़ाना है जिसके अंदर A प्रतिजन है। उसके अलावा कोई अन्य प्रतिजन उसके अंदर नहीं पहुंचना चाहिए। ये बात याद रखनी है बस छोटी सी। जैसे देखिए इस प्रक्रिया को अपन इस चार्ट द्वारा समझा सकते हैं भाई। चार्ट कैसे बनेगा, ये अपन ने ब्लड ग्रुप लिखे हैं, यहाँ ये लिख दिया मैंने O, यहां लिख दिया AB, यहां लिख दिया ऊपर की साइड A और यहां लिख दिया अपन ने। अब इन सब के प्रतिजन आपको पता ही है, इसमें प्रतिजन A है, इसमें प्रतिजन B है, इसमें A और B दोनों, और इसमें कोई सा भी नहीं है। रक्तदान की प्रक्रिया में हमने आपको क्या बताया था, मेन चीज जो आपको याद रखनी है, ग्राही के अंदर कोई नया प्रतिजन नहीं पहुंचना चाहिए। अब देखिए यदि अपन इस O वाले व्यक्ति की बात करें तो इसके अंदर कोई प्रतिजन नहीं है। अब अंदाजा लगाओ, यदि इसका रक्त में इसको चढ़ाऊं तो क्या कोई नया प्रतिजन जाएगा? इसके अंदर तो प्रतिजन नहीं है, तो आसानी से चढ़ा सकते हैं कि नहीं चढ़ा सकते? ठीक है, इसके अंदर कोई प्रतिजन नहीं जाएगा नया, तो इसको भी चढ़ा सकते हैं। ऐसे ही कोई नया प्रतिजन नहीं जाएगा तो इसको भी चढ़ा सकते हैं। मतलब जो O ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो A को भी दे सकता है, B को भी और AB को। कारण क्या है? क्योंकि O के पास नहीं होता, और हमने क्या बताया था, नया प्रतिजन ग्राही के अंदर नहीं जाना चाहिए। और इसके अलावा जो ये O ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, ये समान ग्रुप ब्लड ग्रुप को दे ही सकता है, मतलब ये O को तो दे ही सकता है। तो यहां यदि अपन इस एरो के निशान से समझे तो O जो ब्लड ग्रुप है, इसका रक्त सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। इसलिए जो O होता है इसे सर्वदाता रक्त समूह भी कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर।
भी इस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है। 1 नंबर का प्रश्न बनता है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि जो O है वो सर्वदाता रक्त समूह है। अब बात करें भाई इस जो ब्लड ग्रुप ए है इसके अंदर प्रतिजन कौन सा होता है भाई ए। अब चारों को चढ़ा के देखते हैं, हमें क्या याद रखना है, नया प्रतिजन ग्राही के अंदर नहीं जाना चाहिए। अपन इसको इसमें चढ़ाते हैं भाई, ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तिगत ओ ब्लड ग्रुप पे चढ़ाते हैं, इसके पास कोई भी प्रतिजन नहीं होता, यदि मैं इसको चढ़ाऊंगा तो इसके अंदर कौन सा प्रतिजन पहुंच जाएगा ए, नया नहीं जाना चाहिए, मतलब ये इसको रक्त नहीं दे सकता। इसकी बात करते हैं अब देखो अपन, ए ब्लड ग्रुप वाला इसके अंदर जाएगा, इसका प्रतिजन ए और इसके अंदर ए और बी दोनों है। यदि ये ब्लड ग्रुप या ये ब्लड इसके अंदर जाएगा, ये प्रतिजन इसके अंदर जाएगा, तो क्या नया प्रतिजन जा रहा है, नहीं जा रहा। इसका मतलब जो ये ए होता है ये ए बी को रक्त, ठीक है, क्या बी को दे सकता है, तो आप कहेंगे नहीं दे सकता। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कौन सा प्रतिजन चला जाएगा ए, मतलब नया प्रतिजन जो जाना नहीं चाहिए। और समान ब्लड ग्रुप हमने बताया था समान को दे सकता है, तो ये ए किसको दे सकता है, ए को भी दे सकता है। इसका मतलब जो ब्लड ग्रुप ए है ये ए को रक्त दे सकता है और किसको दे सकता है, ए बी को। अब ऐसे ही अपन बी की बात करते हैं, देखो चारों को लेके चलते हैं अपन, क्या ओ को रक्त दे सकता है बी ब्लड ग्रुप, नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि इसके अंदर कोई भी प्रतिजन नहीं है, यदि इसका ब्लड इसके अंदर चढ़ाएंगे तो बी प्रतिजन पहुंच जाए, और ऐसा नहीं होना है, तो नहीं दे सकता भाई। ए को दे सकता है क्या, तो यहां भी आप क्या कहोगे कि ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप ए के अंदर नहीं चढ़ाया जा सकता, क्योंकि बी प्रतिजन जो एक नया प्रतिजन पहुंच जाएगा, और ऐसा नहीं होगा। क्या ए बी को दे सकता है, तो देखिए ये इसका प्रतिजन बी, इसका प्रतिजन ए बी, क्या कोई नया प्रतिजन जाएगा भाई, तो आप कहोगे नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो इसका मतलब बी ब्लड ग्रुप ए बी को चढ़ाया जा सकता है, और समान समान को चढ़ा ही सकता है। तो इसका मतलब जो ये बी ब्लड ग्रुप है ये किस किस को रक्त दे सकता है, ये बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। अब बात करें ए बी की, ये किस किस को दे सकता है, तो क्या ए को दे सकता है, ए और बी दोनों प्रतिजन है भाई, ए और ए तो समान है, लेकिन बी एक्स्ट्रा पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, नया नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब नहीं दे सकता। क्या बी को दे सकता है, बी तो समान है लेकिन ए नया पहुंच जाएगा, इसका मतलब नहीं दे सकता। क्या ओ को दे सकता है, ओ के पास कोई प्रतिजन नहीं होता, इसका मतलब ओ को भी नहीं दे सकता। तो केवल किसको दे सकता है भाई ये। अब यदि यहां अपन ए बी की बात करें तो देखिए ये ए से भी ले रहा है, ये बी से भी ले रहा है, ये ओ से भी ले रहा है और ये ए बी से भी ले रहा है, मतलब ये सबसे रक्त ले सकता है। इसलिए जो ब्लड ग्रुप ए बी है इसे सर्वग्राही रक्त समूह भी कहा जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न बन सकता है 1 नंबर के आपके कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो वो कौन सा है भाई, ए बी है। ठीक है, तो यहां हमने बात करी कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है और किससे रक्त ले सकता है। तो ओ रक्त सभी को दे सकता है, ले किससे सकता है, केवल ओ से। इसकी बात हो गई भाई। ए किससे किसको दे सकता है, देखो एरो क्या कह रहा है, एक एरो जा रहा है ये देने वाला और एक जा रहा ऊपर, मतलब ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ले किससे सकता है, ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ये लिख दिया अपन ने ले सकता और ये लिख दिया अपन ने दे सकता। तो ले तो किससे सकता है, ए से और ओ से, और दे किसको सकता है, ए बी को और ए को। ऐसे ही यदि अपन बी की बात करें तो किस किस से ले सकता है, देखो ओ से ले सकता है और बी से ले सकता है, और दे किसको सकता है, देखो भाई तीर का निशान देने का है, ये ए बी को दे सकता है। और रक्त वर्ग यदि ए बी की बात करें तो सर्वग्राही, मतलब ले तो सबसे सकता है लेकिन दे किसको सकता है, केवल ए बी। तो ये हुई भाई अपनी कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है और किससे रक्त ले सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां हमने बात करी रक्त समूह का वर्गीकरण, जिसे ए बी ओ रक्त समूहीकरण कहा जाता है। एक इसमें पढ़ा अपन ने आरएच समूहीकरण कि आरएच क्या होता है, और एक पढ़ा स्टूडेंट्स अपन हमने इसमें रक्त समूह में कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है और किसको रक्त ले सकता है। आगे की इस पाठ की चर्चा करेंगे अपन स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।